दुनिया हर साल और तेजी से भागती हुई लगती है और आजकल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अनस्टेबल हो गया हो। जैसे जिस भी चीज़ पे हम डिपेंड करते हैं वो किसी भी वक्त खिसक सकती है। हर सुबह न्यूज़ खोलते हैं तो कोई ना कोई क्राइसिस, कोई ना कोई तबाही की हेडलाइन मिलती है और हम अंदर से डर जाते हैं कि आगे क्या होगा। आज से 800 साल पहले एक जैपनीज पोएट था जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया बिखरते हुए देखी। आफतें, समाज की टूट फूट और एक जिंदगी जो बिल्कुल वैसी नहीं निकली जैसे उसने सोचा था। बिल्कुल हमारी तरह उसे भी ये कड़वा सच एक्सेप्ट करना पड़ा कि सेफ्टी और स्टेबिलिटी एक धोखा है। ये चीज़ें शायद उसकी ज़िंदगी में कभी थी ही नहीं। लेकिन बाकी लोगों से अलग उसने ये डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया। उसकी नज़र में इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं था। सब कुछ बदलता था, पीछे छूटता था और ख़त्म हो जाता था। तो उसने इस दुनिया को छोड़ दिया, एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहाँ सिंपल ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। इस एकांत में रहते हुए कामो नोचोमी ने अपना मशहूर ऐसे होजोगी लिखा जो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे ये दुनिया तबाह होती जा रही है और इस सिनेरियो में हम कैसे जीना सीख सकते हैं। कामो नो होमी क्योटो में पला बढ़ा और बहुत छोटी एज से ही वो पोएट्री और म्यूजिक सीखता रहा। वो एक वेल कनेक्टेड शिंटो फैमिली में पैदा हुआ था तो उसे अपनी ज़िंदगी से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उसके आसपास की दुनिया पहले से ही टूटने लगी थी। बचपन से ही उसने देखा था कि शहर आग में जल रहा है, अकाल पड़ रहा है, भूकंप आ रहे हैं, तूफान से तबाही हो रही है और आगे जाके हालात और बुरे होते गए। कैपिटल अचानक शिफ्ट हो गई, पूरा शहर केओस में डूब गया और राइवल मिलिट्री फोर्सेस आपस में टकराने लगी। होजोकी के एक रीसेंट ट्रांसलेशन के इंट्रोडक्शन में मैथ्यू स्टावरोस ने लिखा है कि इन नेचुरल डिजास्टर्स और सोशल इंस्टेबिलिटी की वजह से लोग सोचने लगे हैं कि दुनिया एक कार्मिक डिजेनरेसी के दौर में आ गई है। एक बुद्धिस्ट बिलीफ के अकॉर्डिंग ये वो फाइनल स्टेज होती है जब ट्रू प्रैक्टिस करना और एनलाइटनमेंट पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। उस वक्त चोमी अपने आप को अपने फादर की जगह लेने के लिए तैयार कर रहा था। उसके फादर एक इम्पॉर्टेंट शिंटो सेंचुरी में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे थे, लेकिन उसके फादर बीमार पड़ गए, अपनी पोजीशन से हट गए और थोड़े टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई। अब चोमी का भविष्य अंधेरे में चला गया था। भले ही वो रेडी था अपने फादर की पोजीशन लेने के लिए, लेकिन अब उसकी थिंकिंग चेंज हो गई थी और उसने ये पोजीशन अपने कज़न को दे दी। यही वो मोमेंट था जहाँ पे चोमी ने फेस किया कि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। जब वो अपनी 30s में था तब वो अपनी नानी के घर में रहता था और वहाँ से उसे निकाल दिया गया था। इसकी वजह तो ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन शायद उसके सोशल स्टेटस की वजह से ही उसे निकाला गया होगा। अपनी नानी के घर से निकलकर कामो ने नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब शहर के लोगों में घुलने मिलने की जगह वो अकेले रहने लगा और पोएट्री लिखता रहा। वो धीरे धीरे दुनिया से दूर होता गया। जो जिंदगी कभी उसकी थी, स्टेटस, प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट, वो सब पीछे छूट गई। चोमी पे कोई रिश्ते का बोझ नहीं था, न बीवी न बच्चे। वो आज़ाद था अपनी ज़िंदगी जीने के लिए और उसने ये दुनिया पीछे छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसकी नज़र में ऐसा कुछ नहीं था जो वो इस दुनिया को दे सके। जब चोमी 60 साल का होने वाला था तब वो दुनिया से ऑलमोस्ट पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया था। उसने एकांत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगा। अब उसके पास टाइम था उस बारे में सोचने का जो भी मुसीबतें उसकी लाइफ में आई थी, जो भी तकलीफ उसे हुई थी और आखिर क्यों उसने सोसाइटी में रहना छोड़ दिया था। यही सब बातें उसने इस झोपड़ी में बैठकर सोची और इन्हीं के ऊपर एक बुक भी लिख दी जिसका नाम था होजोकी। और इसी बुक के इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम है एन अकाउंट ऑफ माई हर्ट।
नदी का बहना कभी नहीं रुकता और पानी कभी एक सा नहीं रहता। पानी के बबल्स उभरते हैं, फूट जाते हैं, फिर बनते हैं, कभी टिकते नहीं। बिल्कुल वैसे ही हैं इस दुनिया के लोग और उनकी सोसाइटी। इतनी सारी एडवर्सिटीज और डिसअपॉइंटमेंट्स देख के चोमी को एक चीज समझ आ गई थी कि ये दुनिया कितनी नाजुक है और इम्परमानेंस है, यानी कि यहाँ कुछ भी टिका नहीं रह सकता। और फिर यही बातें उसकी सोच की सेंट्रल थीम बन गई। जो एक चीज चोमी की राइटिंग में बार बार सामने आई वो थी कि हालात हमेशा बदलते रहते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। उसकी पोयम का प्रोलोग ये कहता है कि भले ही बिल्डिंग्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे हमेशा खड़ी रहेंगी, लेकिन बिल्डिंग्स पुरानी होती रहती हैं और ये ज़्यादा देर तक यहाँ टिकी नहीं रहेंगी। और लोग भी ऐसे ही होते हैं। हमें लगता है कि जो लोग हमारे आसपास हैं वो हमेशा हमारे आसपास ही रहेंगे, लेकिन सच ये है कि लोग हमारी ज़िंदगी से आते जाते रहते हैं। 30 साल पहले जो लोग थे उनमें से ज़्यादातर अब नहीं हैं। फायर्स, अर्थक्वेक्स, दर्द, तकलीफ, सब ने मिलकर ये साबित किया कि मुसीबत किसी को नहीं छोड़ती। अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, इन प्रॉब्लम्स से कोई भी इम्यून नहीं है। बुद्धिज्म में 8 वर्ल्डली विंड्स का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि हम सब हवा के साथ उठते गिरते रहते हैं, कभी गेन कभी लॉस, एक दिन तारीफ दूसरे दिन बुराई, आज खुशी कल दर्द। इतना सब कुछ देखने के बाद चोमी को ह्यूमंस की कोशिशें बेकार लगने लगी। उसे लगने लगा कि इतना पैसा और एनर्जी लगाकर एक ऐसा घर बनाना बेकार है, क्योंकि ये घर बहुत अनस्टेबल होते हैं। चोमी ने ऑब्जर्व किया कि लोग हमेशा ही स्टेटस के पीछे भागते हैं, अपनी रेपुटेशन बनाने में लगे रहते हैं। चोमी का कंक्लूजन था कि सोसाइटी में रहना मतलब इन सब अटैचमेंट्स के साथ रहना है। चाहे अमीर हो या गरीब, पावरफुल हो या कमज़ोर, हर किसी की ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपना अलग दर्द है। चोमी ने लिखा है, पैसा हो तो टेंशन, ना हो तो नाराज़गी, किसी पे डिपेंड करो तो वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करता है, किसी की परवाह करो तो हम अटैचमेंट्स में फंस जाते हैं, रूल्स फॉलो करो तो दबाव महसूस होता है, और रूल्स फॉलो ना करो तो लोग तुम्हें पागल कहते हैं। उसकी नज़र में सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हर कोई डूबा हुआ था। चाहे किसी भी एंगल से देखो, इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान था। तो चोमी ने सोचा कि आखिर इस दुनिया में कहाँ जाएं, कैसे रहें, कैसे जिएं, चैन और सुकून कहाँ मिलेगा। इसका जवाब तो हमें पहले से ही पता है। अगर हम गेम हारने ही वाले हैं तो खेलो ही मत। अगर एनवायरनमेंट ही टॉक्सिक है तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। इसलिए चोमी साउथ ईस्ट क्योटो की पहाड़ियों में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने चला गया। वहाँ पे बस एक आदमी के बैठने और सोने की जगह थी। उसका लॉजिक सिंपल था, जितनी कम हमारी पोजेशंस होंगी उतना ही कम हमारे पास खोने को होगा। एक सुकून भरी सिंपल जिंदगी बिना किसी रैट रेस के। चोमी को अपनी झोपड़ी में रहना अच्छा लगने लगा था। उसे थोड़ी चीज़ों में ही खुशी मिलने लगी थी। प्रकृति को देखना, मौसम को आते जाते देखना, यही उसका सुकून था। वो खुद को आज़ाद महसूस करता था। शहर वालों पे उसे तरस आता था कि वो ये सब मिस कर रहे हैं। लेकिन बुद्धिस्ट टीचिंग्स के आईने में कुछ अलग ही दिख रहा था। चोमी को एहसास हुआ कि वो अपनी झोपड़ी से और उसके दिए हुए सुकून से अटैच हो गया है। बुद्धिस्ट टीचिंग यही कहती है कि अगर इम्परमानेंस के दुख से बचना है तो अटैचमेंट्स छोड़नी पड़ती है। अगर आप किसी चीज़ से जुड़े हुए नहीं हो, किसी चीज़ से नफरत नहीं करते हो, तो दुनिया का बदलाव तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन चोमी के साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसने दुनिया की हजारों चीज़ें छोड़ी, लेकिन अब वो अपने अकेलेपन से, अपनी झोपड़ी से और अपनी सिंपल जिंदगी से जुड़ गया था। कढ़ाई से निकलकर वो आग में जा गिरा था। उसने खुद को डांटा और कहा कि सवेरे की खामोशी में मैं सोचता हूँ और अपने दिल से पूछता हूँ, तू जंगल और पहाड़ में इसलिए आया था कि मन को ठीक करे, बुद्धिस्ट रास्ते पे चले,
तेरे कपड़े तो साधु के हैं, लेकिन तेरा दिल अंदर से करप्ट है। क्या पिछले कार्मा ने उसे भटकाया था, या उसकी आलोचनात्मक यानी कि उसके क्रिटिकल माइंड ने उसे पागल कर दिया था? उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो चुप हो गया। उसने मेडिटेशन किया, प्रेयर की और फिर खामोश हो गया। यहीं पे होजोकी की कहानी खत्म होती है। चोमी की कहानी का अंत खुशनुमा नहीं है। उसे जिंदगी से बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला। उसने इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वहां भी उसे डिसअपॉइंटमेंट ही मिला। लेकिन उसे एक गहरी बात समझ आई। ये एक वार्निंग थी कि दुनिया के अटैचमेंट्स से भागने की कोशिश में हम कभी कभी उन चीज़ों से अटैच हो जाते हैं जो हमें आज़ाद करने वाली थी। अगर हम मिनिमलिस्ट हैं तो मिनिमलिज्म के आइडिया से ही जुड़ जाते हैं। अगर हम अकेले रहते हैं तो हम अपनी सेक्लूजन से ही अटैच हो जाते हैं। चाहे मिनिमलिस्ट हो या हर्मिट, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल से अटैच्ड हैं तो दुख के बीज तो वहीं उग रहे हैं। क्योंकि जब दुनिया की हवा बदलेगी तो क्या करोगे? उस सुकून के बिना सफर करोगे जिसे तुमने अपना समझ लिया था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।